मैं क्या, कोई भी उनका नाम नहीं जानता था। हम सब उन्हें बड़े साहब कहा करते थे। बड़े साहब ना जाने कौन थे, कहाँ से आए थे, किसी को उनके बारे में कुछ भी मालूम ना था। और शाम को वो कहाँ चले जाया करते, ये भी कोई नहीं जानता था। ये वो जमाना था जब हम बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे थे। हमारा काम क्या था? होटलों में बैठना, लाउबालीपन की जिंदगी और उस दौरान किरदार की तलाश करते रहना। हम में से हर एक की आंखों में ख्वाब बसे हुए थे। ये और बात है कि किसी को भी अभी तक ख्वाबों की ताबीर ना मिल पाई हो। बहरहाल ये एक अलग दास्तान है। इस वक्त मैं बड़े साहब के बारे में बता रहा हूँ। उनके चेहरे पर बहुत हल्की सी दाढ़ी थी, अरबी अंदाज का जुब्बा पहने रहते थे और आंखों में बला की कशिश थी। वो किसी से बात नहीं करते। होटल में आते, चाय पीते और सर झुकाए बैठे रहते। होटल के मालिक का नाम अच्छे भाई था। अच्छे उसका लक़ब था या नाम, ये आज तक पता नहीं चल सका। वो एक बदमाश किस्म का इंसान था, बहुत सेहतमंद, चाकूबाज। पूरे मोहल्ले में उसकी धाक थी, इसलिए उसके होटल में कभी हंगामा वगैरह नहीं होता था। वो मुझ पर और मेरे दोस्तों पर बहुत मेहरबान था। ये उसकी शख्सियत का एक और पहलू था। वो हमसे कहा करता, देखो भाई, तुम लोग पढ़े लिखे नौजवान हो, इस तरह होटलों में बैठकर अपना वक्त बर्बाद मत किया करो। हमने ये देखा था कि जब वो बड़े साहब होटल में आते थे तो अच्छे भाई उनके सामने बहुत बाअदब हो जाया करता। उसने शायद बड़े साहब से कभी चाय के पैसे भी ना लिए हों। हम भी ये देखा करते कि बड़े साहब अपने वक्त पर आते हैं, बहुत देर तक अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे रहते हैं। यहाँ मैं ये भी बता दूं कि अच्छे भाई ने उनके लिए एक कुर्सी मखसूस कर रखी थी। वो उस कुर्सी पर किसी और को बैठने नहीं देते थे। एक दिन मैंने अच्छे भाई से पूछा, अच्छे भाई, ये बड़े साहब कौन हैं? बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं। उन्होंने मुझे मना कर रखा था कि मैं किसी को उनके बारे में ना बताऊं, लेकिन आज तुमको बता दिया है। क्या मतलब? किस तरह पहुंचे हुए हैं? बस मियाँ, अल्लाह वाले लोग हैं, उनका एक इशारा काफी होता है। ये समझ लो कि ये मजजूब हैं, लेकिन सुकून की हालत में हैं। अब मुझे भी बड़े साहब से दिलचस्पी हो चली थी। अच्छे भाई जैसा आदमी जब उनके बारे में ऐसी बात कर रहा था तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। एक दिन मैंने अच्छे भाई के होटल में एक अजीब तमाशा देखा। एक औरत कुर्सी पर बैठी हुई रोए जा रही थी। अच्छे भाई उसके सामने कुर्सी पर बैठे उसे दिलासा दे रहे थे। मैं इत्तेफाक से अकेला ही था, यानी मेरे साथ मेरे दोस्त नहीं आए थे। मैं भी एक तरफ बैठकर ये तमाशा देखने लगा। कुछ देर बाद अच्छे भाई उस औरत के पास से उठकर मेरे पास आ गए। मुझे अफसोस होता है ये सब देखकर। ये पुलिस वाले इसी तरह बेगुनाहों को सताते हैं। क्या बात हो गई अच्छे भाई? अरे भाई, ये बेचारी गरीब औरत है। पुलिस वाले इसके बेटे को बेगुनाह पकड़ कर ले गए हैं। रात से थाने में बंद है। ये बेचारी इसलिए मेरे पास आई है। तो आप कुछ करें। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस इलाके का जो थानेदार है उससे मेरे ताल्लुकात खराब चले आ रहे हैं। वो उल्टा कोई और केस बना देगा बेचारे पर। तो फिर क्या सोचा है बेचारी के लिए? कुछ नहीं, अब ये मामला बड़े साहब के हवाले कर दूंगा, वही संभालेंगे। क्यों, बड़े साहब क्या कर लेंगे? मियाँ, तुमको उनके मकाम का अंदाजा नहीं है। उनकी सिर्फ एक पर्ची काम दिखा देगी, सिर्फ एक पर्ची। उनकी पर्ची से क्या होगा? यही तो नहीं मालूम कि वो पर्ची में क्या लिख कर देते हैं। लेकिन जिसको भी उन्होंने पर्ची लिख कर दी है उसका काम हो गया। अच्छे भाई ने बहुत हैरान करने वाली बात बताई थी। बहरहाल देखना था कि बड़े साहब की पर्ची उस औरत के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। बड़े साहब कुछ देर के बाद अपने वक्त पर आए और अपनी मखसूस कुर्सी पर जाकर बैठ गए। अच्छे भाई ने खुद उनके लिए चाय बनाई
और चाय की प्याली सामने रखकर अदब से एक तरफ खड़े हो गए। मैं ये देख रहा था कि अच्छे भाई क्या करते हैं और बड़े साहब किस तरह इस मसले को हल करते हैं। बड़े साहब ने कुछ पूछा, अच्छे भाई ने कुछ बताया, फिर उस औरत की तरफ इशारा किया। बड़े साहब ने अपनी गर्दन हिला दी, कुछ सोचते रहे, फिर अच्छे भाई से कुछ कहा। अच्छे भाई लपक कर काउंटर से कलम और कागज लेकर आ गए। बड़े साहब ने उस कागज पर कुछ लिखकर उसे कई तह में बंद करते हुए वो कागज अच्छे भाई को दे दिया। इसके बाद वो उठकर चले गए। उनके जाते ही मैं अच्छे भाई के पास पहुंच गया। क्या हुआ अच्छे भाई? उस औरत का काम बन गया है। अच्छे भाई ने बताया कि बड़े साहब ने थाने वाले के नाम पर्ची लिखकर दे दी है। क्या लिखा है पर्ची में? नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। बड़े साहब का सख्ती से हुक्म है कि उनकी लिखी हुई पर्ची को कभी खोल कर ना देखा जाए। बहरहाल अब मुझे ये देखना था कि उस औरत का मसला किस तरह हल होता है। अच्छे मियाँ ने वो पर्ची उसे दे दी और वो पर्ची लेकर दुआएं देती हुई होटल से चली गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उस एक सादा सी पर्ची से उस औरत का मसला कैसे हल होगा। लेकिन दूसरे दिन अच्छे भाई ने ये बताया कि पर्ची मिलते ही थानेदार ने उस औरत के बेटे को रिहा कर दिया था। तो मैं हैरान रह गया। अच्छे भाई, ये सब कैसे हुआ? बस मियाँ, अल्लाह वालों के भेद अल्लाह ही जाने। मुझे बड़े साहब की सूरत में एक जबरदस्त किरदार मिल गया था। एक ऐसा पुरस्कार आदमी जिसकी पुरस्कार पर्ची से काम हो जाया करते थे। एक दिन वो हस्बे मामूल चाय पीने आए तो मैं अदब से सलाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। उन्होंने गहरी निगाहों से मेरी तरफ देखा, फिर उनके होंठों पर एक मुस्कुराहट नमूदार हो गई। इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। वो फिर अपनी चाय की तरफ मुतवज्जा हो गए। चाय खत्म करके वो होटल से बाहर निकले और मैं उनके पीछे चल पड़ा। इस बार उन्होंने पलटकर मेरी तरफ देखा था, फिर कुछ कहे बगैर अपनी रफ्तार तेज कर दी। ये एक अजीब तजुर्बा था। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो चल नहीं रहे बल्कि तैर रहे हों। उनकी रफ्तार हैरत अंगेज हद तक तेज थी। हालांकि उन दिनों मैं जवान था और वो एक बूढ़े इंसान थे। इसके बावजूद कुछ देर बाद वो न जाने कहां से कहां निकल चुके थे। दूसरी शाम मैंने जब अच्छे भाई को ये बताया कि मैंने उनका ताक़ुब करने की कोशिश की थी तो अच्छे भाई भड़क उठे। ये तुमने क्या किया? वो तो खुद को छुपा कर रखते थे। तुमने उनका पीछा करके अच्छा नहीं किया। अब देख लेना वो गए। ये समझो कि हमारे होटल से बरकत उठ गई। अच्छे भाई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या फायदा तुम्हारी शर्मिंदगी से, क्योंकि अब वो यहां नहीं आएंगे। लेकिन अच्छे भाई का अंदेशा गलत साबित हुआ था। बड़े साहब ठीक वक्त पर उसी तरह आए थे जिस तरह पहले आया करते थे। इसका मतलब अच्छे भाई ने ये बताया कि वो नाराज नहीं हुए थे। जब वो चाय पीने लगे तो मैं फिर उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। इस बार उन्होंने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया कि मैं बैठ जाऊं। मैं अदब से उनके सामने बैठ गया। कुछ देर के बाद उन्होंने दरियाफ्त किया, क्या चाहते हो? कुछ नहीं हजरत, सिर्फ आपकी तवज्जो। क्या मेरी तवज्जो से बात बन जाएगी? क्यों नहीं बनेगी? आप ही लोगों की तवज्जो तो सब कुछ होती है। मत मांगो मुझसे तवज्जो, वरना कहीं के नहीं रहोगे। मुझे भी न जाने क्या खप्त सवार हो गया था, इसलिए मैंने कहा, यही तो मैं चाहता हूं कि कहीं का ना रहूं, सिर्फ आपका हो जाऊं। अच्छा? उनके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हो गई। फिर उन्होंने एक उंगली से मेरे सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा, बस इसको संभाले रखना, फिर देखना क्या होता है। सिर्फ इतनी सी बात थी। उन्होंने अपनी उंगली से मेरे सीने की तरफ इशारा ही किया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरा ये हाल हो जाएगा। ऐसा लगा जैसे दिल में और सीने में आग सी लग गई हो। पूरा जिस्म गर्मी से तपने लगा। मैं बुरी तरह लरस रहा था और पसीने में भीग गया था। ऐसी कैफियत थी कि मैं उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता।
وہ میرا یہ حال دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھے اور ہوٹل سے باہر چلے گئے، جبکہ میں کرسی سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ خدا جانے کتنی دیر کے بعد ہوش آیا ہوگا۔ میرے گھر والے، میرے دوست اور اچھے بھائی میرے چاروں طرف جمع تھے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ آگ، آگ، سینے میں آگ، پانی، پانی۔ میں اپنے سینے کو سہلاتے ہوئے بولا، جل رہا ہوں میں۔ مجھے کئی گلاس پانی پلا دیا گیا، لیکن آگ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آخر اسے ہوا کیا ہے؟ ابو نے اچھے بھائی سے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ بڑے صاحب کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ کون بڑے صاحب؟ اچھے بھائی نے مختصر الفاظ میں بڑے صاحب کا تعارف کروا دیا تھا۔ یہ سب سن کر ابو کا رنگ اتر گیا تھا۔ میرے خدا، اس بے وقوف نے کیا کیا؟ ایسے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ رہتے کہاں ہیں؟ یہ کسی کو نہیں معلوم۔ وہ اپنے مخصوص وقت پر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ اب اگر آئے تو کل شام تک آئیں گے، اور اس وقت تک اس کا نہ جانے کیا حشر ہو چکا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بڑے صاحب بے رحم نہیں ہیں۔ انہوں نے شاید اسے کوئی سزا نہیں دی ہے، بلکہ کسی طرح کی تربیت کا مرحلہ ہے۔ ہو سکتا ہے۔ بہرحال مجھے کسی طرح گھر واپس لایا گیا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ ایک طرف تو اس آگ کی شدت نے مجھے جھلسا کر رکھ دیا تھا، دوسری طرف ایک انوکھی سی لذت بھی محسوس ہو رہی تھی، ایک ناقابل بیان سی کیفیت تھی۔ ایک طرف تو یہ خواہش کہ یہ آگ بجھ جائے، اور دوسری طرف یہ آرزو کہ نہیں، یہ اسی طرح لگی رہے۔ نہ جانے کس طرح میں نے وہ رات گزاری۔ دوسرا دن بھی ایسا ہی تھا۔ ابو کچھ پڑھ پڑھ کر دم بھی کرتے رہے تھے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بہرحال اسی شام کو اچھے بھائی ایک بوتل میں پانی لے کر آ گئے۔ یہ لو پانی پی جاؤ، بڑے صاحب نے دیا ہے۔ میں اسی وقت وہ پانی پی گیا تھا، اور ایسا محسوس ہوا جیسے اس آگ پر برف رکھ دی گئی ہو۔ مجھے سکون تو مل گیا تھا، لیکن مجھ پر بڑے صاحب کی ہیبت طاری ہو گئی تھی۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنے پہنچے ہوئے اور کس پائے کے انسان ہیں۔ وہ ان میں سے تھے جن کی نگاہیں تقدیر بدل دیتی ہیں۔ دوسری شام میں پھر اچھے بھائی کے ہوٹل پہنچ گیا۔ اچھے بھائی مجھے دیکھتے ہی ہنس پڑے۔ ہاں میاں، اب کیا حال ہے؟ کیا ابھی بھی بڑے صاحب سے کوئی بات کرنی رہ گئی ہے؟ نہیں اچھے بھائی، مجھ میں اتنی قوت برداشت ہی نہیں ہے۔ میں ایک کمزور سا بندہ ہوں۔ تو پھر اب کیا ارادے ہیں؟ میں بڑے صاحب کے دامن سے تو چمٹا ہوا رہنا چاہتا ہوں، لیکن ان سے یہی کہوں گا کہ مجھے کسی آزمائش میں نہ ڈالیں، ہلکی پھلکی توجہ کرتے رہیں تو بہت اچھا ہو۔ پھر جب بڑے صاحب ہوٹل میں اپنے وقت پر تشریف لائے تو میں ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ بڑے صاحب مجھ سے ناراض نہیں تھے، بلکہ مجھے دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہہ سکتا، انہوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا۔ میری بات سنو، اس راستے میں ہلکی پھلکی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یا تو پوری طرح اس راستے پر چلنے لگو، یا پھر بالکل الگ ہو جاؤ۔ حضرت، میں ایک کمزور انسان ہوں، مجھ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے۔ میں تو بس آپ کی ایسی توجہ چاہتا ہوں کہ میری پریشانیاں ختم ہوتی رہیں۔ لیکن انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی چائے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نہ جانے کیا کیا بولتا رہا تھا، لیکن وہ بالکل خاموش تھے۔ اسی وقت اچھے بھائی نے آ کر میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس میاں، زیادہ حجت مت کرو، خاموش ہو جاؤ، ورنہ یہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں ان کی ناراضی کے خوف سے خاموش ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھ سے ناراض نہیں تھے، بلکہ مسکرا مسکرا کر میری طرف دیکھتے رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے انداز سے ناراضی کا اظہار نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا تھا۔ یہ مسئلہ ہماری پوری ٹیم کے لیے تھا۔ ہمارے محلے میں ایک زیدی صاحب ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک عجیب انداز کے آدمی تھے۔ انہیں بلا وجہ کسی سے بھی جھگڑا مول لینے کا شوق تھا، اور فوراً
उस शख्स पर मुकदमा कर दिया करते। वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। रिटायरमेंट के बावजूद उनके मिजाज की बदमाशी अभी तक बरकरार थी। चूंकि पुलिस वालों से उनकी बहुत जान पहचान थी, इसीलिए पूरे मोहल्ले पर धौंस जमाया करते। मोहल्ले वाले उनसे आजिज आ चुके थे। उन्होंने किसी बात पर मेरे अब्बू पर एक केस कर रखा था। ये केस बहुत दिनों से चला आ रहा था और ये ख्याल किया जा रहा था कि इस बेबुनियाद केस का फैसला जैदी साहब के हक में हो जाएगा, क्योंकि जिस मजिस्ट्रेट के पास ये केस था वो जैदी साहब का सगा भांजा था। बेचारे अब्बू बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि फैसला उनके खिलाफ आने वाला है। मुझसे अब्बू की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं बड़े साहब के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा भी कि मैं सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं खड़ा ही रहा। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा था कि मेरे साथ क्या मसला है, लेकिन कमाल है कि उन्होंने इशारे से कलम कागज लाने के लिए कहा। मैं जल्दी से अच्छे भाई से कलम और कागज लेकर उनके पास पहुंच गया। उन्होंने उस पर कुछ लिखा और तय करके मेरे हवाले करते हुए बोले, बस ये आखिरी है, इसके बाद सब खत्म, सब खत्म। हजरत, इस पर्ची का क्या करना है? साहिबे इंसाफ के हवाले कर। वाज़े इशारा था कि ये पर्ची मजिस्ट्रेट को दे दूं। पर्ची देने के बाद वो खड़े हो गए और सब खत्म की गर्दान करते हुए होटल से बाहर चले गए। मैंने बड़े साहब से पर्ची ले ली थी, लेकिन फिर वही सवाल मेरे सामने आ खड़ा हुआ था कि आखिर उस पर्ची में बड़े साहब ने ऐसी कौन सी बात लिख दी होगी कि मजिस्ट्रेट उसे देखकर अब्बू पर मेहरबान हो जाएगा। रास्ते में न जाने मेरे दिल में क्या आई कि मैंने वो पर्ची खोलकर देख ली। आप इसे मेरी हमाकत कहें या तजस्सुस कह लें, बहरहाल मैंने वो पर्ची खोलकर देख ली थी और उस पर कुछ नहीं लिखा हुआ था। जी हाँ, वो कागज बिल्कुल सादा था। उस पर एक जुमला, एक हुरूफ भी नहीं था। मैं उस सादा कागज को देखकर दंग रह गया था। बड़े साहब ने ऐसा क्यों किया था? अगर मजिस्ट्रेट के पास ये सादा कागज पहुंच जाता तो फिर उसका क्या रवैया होता? मुमकिन था कि वो अब्बू के खिलाफ कोई सख्त एक्शन ले लेता, क्योंकि इस किस्म का मजाक तो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। मैंने घर जाकर भी अब्बू से उस पर्ची का जिक्र नहीं किया, वरना वो मेरा मजाक उड़ाने लगते, और नतीजा ये हुआ कि अब्बू दूसरे दिन वो मुकदमा हार गए। मुकदमा हार जाने के बाद जो कुछ परेशानियां हुई वो एक अलग दास्तान है। असल बात ये हुई कि बड़े साहब गायब हो गए थे। वो फिर मुझे दिखाई नहीं दिए। अच्छे भाई बार बार मुझसे ये कहते थे, मियाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वो तुमसे नाराज होकर गायब हुए हैं। लेकिन मैंने उनके गायब होने का मतलब ये निकाला था कि वो अच्छी तरह जानते थे कि मजिस्ट्रेट के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकते थे, चाहे वो कुछ भी लिख कर दे दें। इसलिए वो गायब हो गए थे कि उन्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। भला ये भी कोई बात हुई कि किसी को सादा पर्ची दे दी जाए और वो काम भी कर दे। बहरहाल बड़े साहब दोबारा फिर दिखाई नहीं दिए। बहुत दिनों के बाद मैंने उसी औरत को देखा जो मेरे सामने बड़े साहब से पर्ची लेकर गई थी। वो स्टॉप पर अकेले ही खड़ी थी। मैंने उसके पास जाकर उसे सलाम किया। वो मुझे पहचान ना सकी। कौन हो बेटा? अम्मा, आपको याद होगा, आप एक बार बड़े साहब से अपने बेटे के लिए पर्ची लेकर गई थी। हाँ बेटा, अच्छी तरह याद है। मेरा बेटा एक जालिम थानेदार के चुंगल में फंस गया था। क्या आपको यकीन है कि बड़े साहब की पर्ची की वजह से उसने बेटे को छोड़ा होगा? हाँ बेटा, 100% यकीन है। हालांकि वो पर्ची बिल्कुल सादा थी, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। क्या? मुझे ये सुनकर एक शौक सा लगा। ये आप क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूँ। मेरे मियाँ ने वो पर्ची खोलकर देख ली थी, उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। वो तो बहुत मना कर रहे थे, लेकिन मेरा अकीदा ऐसा था कि मैंने वो सादा पर्ची ही ले जाकर थानेदार को दे दी। और थानेदार को क्या हुआ था? मैंने थूक निकलते हुए पूछा। क्या बताऊं उसका क्या हाल हुआ था। उसके तो पूरे बदन पर लर्जा सा तारी हो गया था। फिर उसने एक लफ्ज भी कहे बगैर
हुक्म दिया कि मेरे बाबर को छोड़ दिया जाए और मैं बाबर को लेकर घर आ गई। उस औरत ने शायद कुछ और भी बताया होगा, लेकिन अब मैं कुछ सुनने के काबिल ही कहाँ रहा था। मैंने तो उन पर शक करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली थी। उस पर्ची को खोलकर देख लिया गया था। अगर वही सादा पर्ची अबू मजिस्ट्रेट को ले जाकर दे देते तो शायद आज मुकदमे का फैसला उनके हक में होता, लेकिन अब क्या हो सकता था? कुछ भी नहीं। अब तो उस बात को बहुत दिन गुजर चुके हैं। पर्ची वाले बड़े साहब फिर कभी दिखाई नहीं दिए। अच्छे भाई का होटल उजड़ गया। अब वहां बसें आकर खड़ी रहती हैं। न जाने कैसे कैसे लोग कहाँ बैठे हुए होंगे, और हम जैसे न जाने कितने होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये बड़े साहब तो फ्रॉड मालूम होते हैं। और जब हमें उनकी असलियत का इल्म होता है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है और वो फिर नजर नहीं आते। न जाने ऐसे लोग कहाँ से आते हैं और किस तरफ चले जाते हैं।